आज हम बात करेंगे कमीलियंस यानी गिरगिट की। धीरे चलने वाले, पेड़ों पर रहने वाले, कीड़े खाने वाले ये जानवर अपने हेलमेट के शेप वाले सिर, पकड़ने वाली पूंछ, अलग अलग दिशा में घूमने वाली आँखों और लंबी जानलेवा जुबान की वजह से फौरन पहचाने जाते हैं। पर ये सबसे ज्यादा मशहूर हैं अपनी एक अनोखी सुपर पावर के लिए, यानी अपना रंग बदलने की क्षमता के लिए। जब हम ऐसे जानवरों के बारे में सोचते हैं जो जिंदा रहने के लिए चालबाजी पर निर्भर करते हैं, तो दिमाग में पहला नाम कमीलियन का आता है। और हम कमीलियन शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी करते हैं जो लोगों को धोखा देने के लिए अपना बर्ताव बदलते हैं। जानवरों की दुनिया में ये कमाल कोई और नहीं कर सकता, तो रंग बदलने में माहिर ये जानवर इतना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लेता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और स्क्रब सवानास में पाए जाने वाले ये गिरगिट कैनरी आइलैंड से लेकर सदर्न यूरोप और सब सहारन अफ्रीका तक फैले हुए हैं। लगभग 200 प्रजातियों में से करीब आधी तो सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलती हैं, मैडागास्कर में। कमीलियंस अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ आपके नाखून जितने छोटे हो सकते हैं और कुछ आपकी पालतू बिल्ली जितने बड़े। यहाँ ये कमीलियंस अपनी मजबूत पकड़ की मदद से चुपचाप पेड़ों और पत्तों के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। कमीलियंस के पैर भी काफी अनोखे होते हैं। उन्हें ज़ाइगोडैक्टिल फीट कहा जाता है। इसका मतलब उनके पंजों की उंगलियां आगे और पीछे की तरफ होती हैं, जिससे पकड़ पिंसर ग्रिप जैसी लगती है। जहाँ उनकी उंगलियां पहुँच नहीं पाती, वहाँ ये पकड़ के लिए अपनी लंबी और मजबूत पूंछ का सहारा लेते हैं। कमीलियंस पेड़ों पर ही रहते हैं और उनके लिए पेड़ों पर अपनी जगह बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और उनकी पूंछ असल में उनके पांचवें पैर की तरह काम करती है। अगर हम इंसानों को पेड़ पर चढ़ना हो तो हम हमेशा पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हैं। हमारे पास हार्नेस होता है और हम उसे किसी एक जगह फिक्स कर लेते हैं। कमीलियंस की पूंछ भी वैसी ही होती है। वो उन्हें पेड़ों पर रहने के दौरान एक सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए तब भी वो डाली से ही जुड़ा रहे और नीचे ना गिर जाए। वातावरण में घुल मिल जाना कमीलियंस की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रफ्तार, हथियार या जहर जैसी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज न होने की वजह से इन्हें शिकारियों से बचने के लिए चालबाजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कमीलियन खुद शिकारी हैं, पर फूड चेन में वो काफी नीचे आते हैं। श्राइक्स, हॉर्नबिल्स, ईगल्स और केस्टर्स ये सब इनका शिकार करते हैं, और साथ ही बूम स्लैंग और वाइन स्नेक जैसे सांप भी। ये सभी शिकारी बहुत ही सक्षम हैं। तेज रफ्तार वाले, उड़ सकने वाले, बिजली से भी तेज या बेहद घातक जहर वाले। ऐसे में कमीलियंस कमजोर लग सकते हैं, पर उनके पास एक चीज है, उनकी कैमोफ्लेज होने की कमाल की ताकत। कुछ कमीलियन बिल्कुल पत्तों जैसे दिखते हैं। उनके शरीर में हल्का सा कर्व होता है। कभी कभी उनकी पीठ पर एक रिच होती है, जिससे वो अलग रंगों वाले पत्तों जैसे लगते हैं। और कुछ के सिर पर जैसे मुकुट होता है, जो पत्ते की नोक जैसा दिखता है। वो कई रंग बदलते हैं, जो पत्तों के अलग अलग शेड्स जैसे लगते हैं। वो खुद को शेडेड पत्तों जैसा, चमकीले पत्तों जैसा और कभी कभी जिन पर धूप पड़ रही हो वैसे पत्तों जैसा भी दिखा सकते हैं। ज्यादातर कमीलियंस का प्राकृतिक रंग उनके हैबिटेट के हिसाब से भूरा या हरा होता है। कुछ कमीलियंस की पीठ पर सींग और स्पाइक्स भी होते हैं। ये उन्हें बाकी शिकारियों या दूसरे कमीलियन से थोड़ी सुरक्षा देते हैं और उनके शरीर के आकार को बदलकर उन्हें टहनियों और डालियों जैसे अनियमित आकार के बना देते हैं। यहाँ तक कि जब कमीलियंस चलते हैं तब भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते। कमीलियन की चाल बहुत ही दिलचस्प होती है। वो धीरे धीरे चलते हैं और चलते वक्त वो आगे पीछे झूलते रहते हैं। वो शिकारी और शिकार दोनों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो महज एक हिलता हुआ पत्ता है। इन सब के बाद भी दुश्मनों से आगे रहने के लिए कमीलियंस को एक और खासियत चाहिए होती है, और यहीं पर उनकी सबसे मशहूर अडेप्टेशन काम आती है, यानी उनके रंग बदलने की क्षमता। पर ये उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कमीलियंस के बारे में लोग सोचते हैं कि वो किसी भी बैकग्राउंड में अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे अगर वो चेस बोर्ड के ऊपर चल रहा हो तो लोग सोचते हैं कि वो चेस बोर्ड जैसा दिखने लगेगा, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो आसपास के शिकारी के हिसाब से रंग बदलती हैं। असल में कमीलियंस अपने छिपने की स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाते हैं ताकि वो शिकारियों से बच सकें। कुछ जानवर सर्वाइवल के लिए काउंटर शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे शार्क का ऊपर का रंग डार्क और नीचे का रंग लाइट होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब कोई समंदर में सतह से नीचे देखता है तो जमीन डार्क दिखती है, पर अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सूरज की रोशनी और सरफेस आपको थोड़ी लाइट दिखाई देते हैं। कमीलियंस इससे एक कदम आगे जा सकते हैं। वो उनका शिकार जहाँ खड़ा है उसके हिसाब से रंग बदल सकते हैं। अगर शिकारी ऊपर से आ रहा है तो उनका रंग डार्क हो जाएगा, और अगर शिकारी नीचे से आ रहा है तो उसका रंग लाइट हो जाएगा। ये कमाल की बात है कि कुदरत ने इस प्रजाति को ऐसा बनाया है कि वो आसपास के शिकारी को देखकर उसके हिसाब से रंग बदल सकती है। कमीलियंस अपनी स्किन को हल्का या गहरा करने के लिए क्रोमैटोफोर्स नाम के खास पिगमेंट सेल्स को नियंत्रित करते हैं। क्रोमैटोफोर्स सिर्फ ठंडे खून वाले जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस, रेप्टाइल्स और कुछ फिश में।
कमिलियन की स्किन में क्रोमैटोफोर्स की कई परतें होती हैं। सबसे नीचे की परत मेलानोफोर्स की होती है, जिनमें ब्राउन पिगमेंट मेलानिन होता है। ये काफी हद तक हम इंसानों की स्किन के मेलानोसाइट्स जैसा ही है, जिसका असर दिखता है हमारे बालों पर, त्वचा पर और आंखों के रंग पर। तारे के आकार वाले ये सेल्स मेलानिन की मात्रा को मैनिपुलेट करके कमेलियन की स्किन का शेड बदल सकते हैं। उसे अंदर खींचकर उसका रंग हल्का कर सकते हैं या सेल बाहरी किनारों तक फैलाकर रंग गहरा कर सकते हैं। ये सब वो बहुत ही तेजी से कर सकता है, जिससे खतरे के समय फौरन उसे डिफेंस करने का मौका मिल जाता है। इन बदलाव के पीछे का एग्जैक्ट बायोकेमिकल मैकेनिज्म पूरी तरह समझ में नहीं आया है, पर माना जाता है कि ये कमेलियंस के हार्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच के इंटरैक्शन की वजह से होता है। सोचिए कि आप एक ही पल में अपना सन टैन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कमेलियंस ऐसा ही करते हैं। जाहिर है, कमेलियंस की रंग बदलने वाली स्ट्रैटेजी काफी कामयाब रही है। आखिरकार ये पृथ्वी पर डायनासोर्स जितने ही पुराने हैं। फॉसिल सबूतों के आधार पर कमेलियोनिडी फैमिली शायद लगभग 10 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग के अंत में अफ्रीका में विकसित हुई थी। इतने लंबे समय से इनका यहाँ टिके रहना ही बताता है कि वो कुछ सही कर रहे हैं और रंग बदलना शायद उनके सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी वजह रही होगी। पर कमेलियंस सिर्फ शिकार नहीं हैं, वो ताकतवर शिकारी भी हैं। वो एक आंख से शिकारियों पर नजर रखते हुए दूसरी आंख से अपने अगले शिकार की तलाश करते हैं। कमेलियंस की आंखों की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, वो अलग अलग भी काम कर सकती हैं और साथ में भी, यानी कि वो मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर हो सकती हैं। मोनोक्यूलर व्यू में आंखें एक दूसरे से अलग अलग काम करती हैं और वो कमेलियन के आसपास लगभग 360 डिग्रीज तक शिकारियों और शिकार को स्कैन कर सकती हैं। पर जब कमेलियन अपने शिकार पर ध्यान लगाना चाहता है तो वो बाइनोक्यूलर विजन का इस्तेमाल करता है, यानी उसकी दोनों आंखें शिकार पर टिक जाती हैं और इससे वो शिकार से अपनी दूरी का सही अंदाजा लगा सकता है। और यही बाइनोक्यूलर विजन का फायदा है कि दूरी का सही अंदाजा मिलता है। पर इतने धीरे चलने वाले कमेलियंस बिना शिकार को नजर आए और बिना शिकार होने के खतरे में पड़े एक तेज भागने वाले कीड़े को कैसे पकड़ सकते हैं? इसका जवाब है इनकी कमाल की जुबान। इसकी वजह से वो छिपे रहकर शिकार पर हमला कर सकते हैं। कमेलियन की जीभ हथियार और शिकार करने के मुख्य तरीके के तौर पर बेहद तेज होती है। उसकी जीभ में बहुत सारे मसल्स होते हैं जिनसे वो बहुत तेजी से आगे जाती है और जीभ का चिपचिपा सिरा शिकार से चिपककर उसे खींचकर उसके पास ले आता है। ये असल में एक टेदर्ड हार्पून की तरह होता है जो कमेलियन बाहर फेंक कर शिकार को तेजी से पकड़ लेता है। कमेलियंस की जीभ एवोल्यूशनरी बायो इंजीनियरिंग का अजूबा है। ये उनके शरीर से 2.5 गुना लंबी होती है और लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार पकड़ सकती है। कमेलियन की जीभ बहुत अनोखी है। उसके अंदर एक लंबी पतली ट्यूब जैसी हड्डी होती है जिसके चारों तरफ कोलाजन से बने इलास्टिक टिश्यू की परतें लिपटी होती हैं और इन सब के ऊपर मसल की एक परत होती है। कमेलियन अपनी जीभ को कोलाजन फाइबर्स को ऐसे दबाकर लोड करता है जैसे रबर बैंड्स की कॉइल को कंप्रेस करते हैं। जब वो जीभ बाहर निकालते हैं तो कोलाजन हड्डी के सिरे से फिसलकर फैल जाती है। इससे जीभ के मसल को स्प्रिंग जैसा टर्बो बूस्ट मिलता है और वो अपनी जबरदस्त रफ्तार और ताकत हासिल कर लेती है। शिकार को पकड़ने के बाद कमेलियंस अपनी जीभ को वापस मुंह में खींच लेते हैं और उनके तेज दांत फौरन उसे चबा लेते हैं। खुद को छिपा कर रखने की ऐसी खूबी के बावजूद कई बार ऐसा भी वक्त आता है जब कमेलियंस खुद दिखाई देना चाहते हैं, पर जो हमेशा छिपे रहने की कोशिश करते हैं उसे अचानक खुद को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ कमेलियन रंगों और पैटर्न्स में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कि मैडागास्कर के पैंथर कमेलियन अपने चमकीले और शानदार रंगों की वजह से काफी मशहूर हैं। कमेलियंस अपने इमोशंस दिखाने के लिए और दूसरे कमेलियन से बात करने के लिए रंग बदल सकते हैं। मेल कमेलियंस टेरिटरी को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए रंग बदलने की लड़ाई में उतर जाते हैं। वो अपने रंगों के साथ आमने सामने खड़े हो जाते हैं, टाइम स्क्वायर के चमकीले बिलबोर्ड्स की तरह। और जब दो में से एक हार मान जाता है तो उसका रंग फेड होकर फीका पड़ जाता है और वो हार मानकर चला जाता है। इसके अलावा कमेलियंस थर्मो रेगुलेशन के लिए भी रंग बदल सकते हैं। उनका खून ठंडा होता है और शरीर का तापमान सूरज पर निर्भर करता है, तो अपने रंग को गहरा बनाकर वो ज्यादा सनलाइट सोखकर अपने शरीर को गर्म रखते हैं। दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वो रंग बदलकर ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। तो कमेलियंस अपना रंग बदलते कैसे हैं? वो इरिडोफोर्स नाम के क्रोमैटोफोर्स सेल्स के एक ग्रुप को मैनिपुलेट करके रंग बदलते हैं। इरिडोफोर्स में छोटे छोटे प्लेट जैसे नैनो क्रिस्टल्स भरे होते हैं और वो कितने पास होते हैं या कितने दूर होते हैं उसी हिसाब से वो अलग अलग वेवलेंथ्स की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं।
जब कमीलियंस स्किन को रिलैक्स करते हैं तो ये नैनो क्रिस्टल्स पास पास आ जाते हैं और इससे ब्लू जैसी छोटी वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट होती है। पर ये ब्लू लाइट बाहर निकलने से पहले पीले रंग के सेल्स की एक परत से होकर गुजरती है। जैसे पैलेट पर पेंट मिलाते हैं, वैसे ही ब्लू लाइट येलो सेल्स को पार करके कमीलियंस को उसका खास ग्रीन कलर देते हैं। पर जब खतरा आता है या कमीलियंस एक्साइट होते हैं तो कुछ और ही कमाल होता है। नैनो क्रिस्टल्स और दूर फैल जाते हैं और इससे लंबी रेड, येलो और ऑरेंज रंग की वेवलेंथ्स की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और इसी वजह से कमीलियन अपना रंग बदल पाते हैं, जैसे ग्रीन्स, ब्राउन्स और ब्लूज को बदलकर ब्राइट येलो, पिंक और ऑरेंज जैसे रंग में ढल जाना। कमीलियंस एक अरसे से नए और अडेप्टिव कैमोफ्लेज सिस्टम्स बनाने के लिए वैज्ञानिकों को इंस्पायर करते आए हैं। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स प्रकृति का सहारा लेकर टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इसे बायोमिमिक्री कहा जाता है। हम बायोलॉजी में जो होता है उसकी नकल करते हैं। अगर आप किसी चीज को कैमोफ्लेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमीलियन जैसे सिस्टम की नकल करनी चाहिए। कमीलियंस की स्किन की कलर शिफ्टिंग की क्षमता से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिकों ने ऐसा फैब्रिक बनाया है जिसे खींचने पर उसका रंग बदलता है। ये एक्सपेरिमेंट अभी शुरुआती स्टेज में है, पर हमने कुछ ऐसे फैब्रिक्स बनाए हैं जो रंग बदल सकते हैं, कैमोफ्लेज, फैशन या सिर्फ पहनने वाले के मूड के हिसाब से। कमीलियंस पेड़ों पर रहने वाले चालबाजी के अकेले उस्ताद नहीं हैं। पक्षियों की दुनिया का निंजा लॉन्ग ईयर्ड आउल बिना शोर और बिना नजर आए हमला करने वाला शिकारी है। रात में शिकार करते वक्त वो जिन चूहों और वोल्स को पकड़ते हैं उन्हें उनके आने का पता नहीं चलता। लंबे कानों वाले ये उल्लू शातिर शिकारी होते हैं। अगर उन्हें शिकार करते हुए देखना है तो उन्हें गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि वो शो नहीं करते। उल्लू बाकी पक्षियों से बहुत अलग हैं, क्योंकि ये लगभग बिना आवाज के उड़ सकते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे शांत पक्षी माना जाता है। कुदरत ने इन्हें बाकी जानवरों के मुकाबले बिना नजर में आए शिकार करने की अनोखी ताकत दी है। लगभग 38 सेंटीमीटर ऊंचा और करीब 1 मीटर के विंग स्पैन वाला लॉन्ग ईयर्ड आउल खुद भी कभी हॉक्स और ईगल्स जैसे बड़े शिकारियों के हमले का शिकार बन सकता है। तो सोचने वाली बात ये है कि कैसे ये शातिर पंछी इन शिकारियों से बचकर खुद के लिए शिकार करता है। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि वो सिर्फ चुपके से उड़ते नहीं हैं, बल्कि उनकी नजर छुपे हुए शिकारी को ढूंढने में भी माहिर है और वो कैमोफ्लेज करके शिकारियों से बच भी सकते हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाते हैं। वो घने जंगलों में हरे भरे पेड़ों के नीचे आराम करते हैं और खेतों और घास के मैदानों के आसपास वो शिकार करते हैं। ये जब पेड़ की डाली पर बैठते हैं तब अपने व्हाइटिश ग्रे और हल्के ब्राउन रंग के छींटेदार पंखों की वजह से पेड़ के तने और डालियों वाले बैकग्राउंड में लगभग गायब से हो जाते हैं। वो खुद को इतना पतला भी दिखा सकते हैं कि उन्हें देखने पर लगता है वो पेड़ की डाली है। उनका रंग लकड़ी जैसा होता है और अगर वो अपनी आंखें बंद कर लें तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि वो उल्लू है या फिर डाली। लॉन्ग ईयर्ड आउल छिपकर शिकार करने के लिए बने हैं। यहाँ तक कि उनके सिर पर कान जैसे जो प्रोजेक्शंस हैं, वो भी इन्हें छिपने में मदद करते हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल के कान असल में उनके कान नहीं है, वो सिर्फ उनके पंख होते हैं। उनके असली कान बाकी पक्षियों की तरह सिर के किनारों पर होते हैं। ये पंख टहनियों जैसे लगते हैं और इन्हें आसपास के पेड़ पौधों में घुल जाने में मदद करते हैं, खासकर जब ये सीधे और पतले खड़े होते हैं। ये कैमोफ्लेज न सिर्फ इन्हें शिकारियों से सलामत रखते हैं, बल्कि इनके शिकार को भी उनकी भनक नहीं लगने देते। हालांकि लॉन्ग ईयर्ड आउल स्टेशनरी कैमोफ्लेज में माहिर हैं, पर हवा में छिपने की क्षमता इनकी काफी मदद करती है। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स घास के मैदानों पर उड़ते हैं। वो ढूंढते हैं चूहे, छचुंदर, छोटे चूहे और दूसरे छोटे मैमल्स को। ये छोटे पक्षी को खाते हैं, चमगादड़, छिपकलियां और सांप को भी। रडार से बच रहे एयरक्राफ्ट की तरह आउल बहुत नीचे उड़ते हैं, कभी कभी जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊपर। अपनी तेज नजर और बेहतरीन हियरिंग पर निर्भर रहकर ये अपने शिकार को बिल्कुल सटीकता से पकड़ सकते हैं। आउल को शिकार करते देखने में बहुत मजा आता है। वो चुपचाप खेत के ऊपर उड़ते हैं, फिर मुड़ते हैं, झटके से घूमते हैं और झपट्टा मारकर शिकार को पकड़ लेते हैं। और लॉन्ग ईयर्ड आउल ये सब अंधेरे में भी कर सकते हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल रात में शिकार करना पसंद करते हैं, जब उनका तेज नजर वाला शिकार भी उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन चूहों के कान बहुत तेज होते हैं। किस्मत से लॉन्ग ईयर्ड आउल्स अकोस्टिकल स्टेल्थ में भी उतने ही माहिर हैं। उड़ते समय इनकी आवाज दूसरे पंछियों के मुकाबले लगभग 18 डेसिबल्स जितनी कम होती है। एरोडायनामिक्स के हिसाब से अगर किसी पक्षी को हवा में धीरे धीरे उड़ना है तो उसके पंख बड़े होने चाहिए। बड़े पंख हवा को ज्यादा पकड़ते हैं और उसे ऊपर टिके रहने में मदद करते हैं। अगर रफ्तार कम हो तो छोटे पंख वाला पक्षी नीचे आने लगता है, इसलिए धीरे उड़ने के लिए बड़े पंख जरूरी होते हैं।
लेकिन आउल्स के चुपके से उड़ पाने का असली राज इनके फ्लाइट फेदर्स की बनावट और स्ट्रक्चर में छिपा है। जब फेदर्स आपस में रगड़ते हैं, खासकर अगर वो सख्त हों, तो वो वाइब्रेट होते हैं और उनसे आवाज आती है। लेकिन लॉन्ग ईयर्ड आउल के फेदर्स की वेलवेट जैसी बनावट के कारण जब वो आपस में टकराते हैं तब भी शोर नहीं होता। पंछियों के पंख और एयरप्लेन के विंग्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि हवा उनके ऊपर से तेजी से गुजर सके। जब हवा तेज चलती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, इससे वो ऊपर उठते हैं और पंछियों और एयरप्लेन्स को उड़ने में मदद मिलती है। लेकिन जब ऊपर और नीचे की हवा पंखों के पीछे मिलती है तो टर्बुलेंस बनता है और उड़ते पक्षी की खास वूश जैसी आवाज पैदा होती है। कुदरत ने लॉन्ग ईयर्ड आउल्स को इस समस्या का अनोखा हल दिया है। लॉन्ग ईयर्ड आउल के पंख के आगे वाले किनारे पर दांतेदार या कंघी जैसे पंख होते हैं। ये कंघी जैसे या दांतेदार पंख हवा के बहाव को छोटे छोटे स्ट्रीम्स में तोड़ देते हैं, और क्योंकि पीछे वाले किनारे के पंख वेलवेट जैसे और नीचे की तरफ होते हैं, ये बारीक पंख आवाज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एरोडायनामिक साउंड को बनने नहीं देते। ये एरोनॉटिकल स्टेल्थ का बेहतरीन नमूना है। इसलिए हमारे इंजीनियर्स लंबे समय से आउल्स को एविएशन डिजाइन के मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम एयरफॉइल्स और विंग्स डिजाइन करते समय उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, और आउल का बिना शोर के उड़ पाना उसके पंख कितनी कुशलता से काम करते हैं इस बात का सबूत है। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स की छिपने की बेहतरीन बायो इंजीनियर्ड क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ उड़ान भरने तक ही सीमित नहीं है। इंजीनियर्स एयरफॉइल के नए डिजाइन्स के लिए लॉन्ग ईयर्ड आउल जैसे बर्ड्स को ध्यान में रखते हैं। एयरफॉइल्स उन चीजों को कहते हैं जिनका शेप पंख जैसा होता है, और विंड टर्बाइन्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। विंड टर्बाइन के ब्लेड्स में सिर्फ एक ही कमी है कि घूमते समय वो तेज वूश जैसी आवाज करते हैं। उससे एनर्जी कम होती है, और सिर्फ एनर्जी ही कम नहीं होती बल्कि इस आवाज से आसपास रहने वाले परेशान हो जाते हैं और जानवर भी इससे डिस्ट्रैक्ट होकर उस जगह से दूर भाग जाते हैं। विंड टर्बाइन के ब्लेड्स के आगे वाले किनारों पर आउल जैसी दांतेदार एजेस लगाने से वो ज्यादा एफिशिएंट और शांत बन सकते हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स की चुपचाप उड़ने की कमाल की क्षमता के कारण वो अपनी एक और सुपर पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं, सुपर हियरिंग। चुपचाप उड़ने के कारण उनकी अपनी उड़ान की आवाज उनकी हियरिंग में बाधा नहीं डालती। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स की हियरिंग सिर्फ सटीक ही नहीं बल्कि मध्यम और ऊंची फ्रीक्वेंसीज में इंसानों के सुनने की क्षमता से 10 गुना ज्यादा सेंसिटिव है, और उनके शिकार की हलचल और आवाजें इसी रेंज में आती हैं। आउल्स निशाचर पक्षी हैं, इसलिए वो शिकार के लिए सिर्फ अपनी नजर पर भरोसा नहीं करते। अंधेरा बहुत होता है, इसलिए वो अपनी हियरिंग पर निर्भर करते हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल के चेहरे के पंख एक पैराबोलिक डिश की तरह काम करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये पंख आवाज को उसके कानों तक पहुंचाते हैं। और आउल के कान उनके सिर पर वर्टिकली लगे होते हैं। इससे आउल को ये समझने में मदद मिलती है कि उसका शिकार ऊपर है या नीचे। जब वो अपना चेहरा घुमाता है तो उसे आवाज कभी तेज या कभी धीमी सुनाई देती है। इससे वो शिकार की सही जगह का अंदाजा लगा लेता है। शिकार की जगह पता चलने के बाद वो अपना सिर अलग अलग दिशाओं में घुमाकर पूरी तरह पक्का कर लेता है, ताकि जब वो उड़ान भरकर शिकार पर हमला करे तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक हो। जैसे ही ये पक्षी अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, ये चुपचाप उस पर झपट्टा मारते हैं और आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल्स की महारत उनकी इसी खामोश चाल में है। वो पेड़ों की घनी कैनोपी में गायब रहते हैं जब तक वार करने का समय न आ जाए, पर घने जंगलों और खुले मैदानों से दूर जहां ये चालाक पक्षी शिकार करते हैं, एक और स्टेल्थ एक्सपर्ट बिल्कुल अलग माहौल में बसता है। एक ऐसी बंजर और एक समान दिखने वाली जगह पर जहां छोटी सी गलती भी आसानी से नजर आ जाती है। ये चालाक मैमल सर्दियों में खुद को बर्फ से मैच करके सूने मैदान का फायदा उठाते हैं, पर जब सर्दियों की बर्फ पिघल जाती है और टंड्रा में स्प्रिंग आ जाता है, तब क्या होता है? आर्कटिक फॉक्स के लिए स्टेल्थ एक्सपर्ट होना आसान नहीं है। वो हाइबरनेट नहीं करते, इसलिए उन्हें साल भर शिकार करना पड़ता है, तो वो शिकार के लिए अपने कैमोफ्लाज पर निर्भर रहते हैं। पर ये खुद भी बड़े जानवरों का शिकार बन सकते हैं, जैसे भालू, भेड़िए, गोल्डन ईगल्स और उनके बड़े रिश्तेदार रेड फॉक्स का भी। और इसलिए वो अपने कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करते हैं, अटैक करने के लिए और डिफेंस के लिए भी।
आर्कटिक फॉक्स अपना फर कोट बदलकर इन चुनौतियों से निपटते हैं। अगर एक कोट काम ना करे तो दो इस्तेमाल करो। आर्कटिक फॉक्स अलग अलग मौसम में अपने फर का रंग और मोटाई बदल सकते हैं। जैसे हम भी सर्दियों में पहनते हैं भारी जैकेट्स, और दूसरे मौसम जैसे कि स्प्रिंग या समर में हल्के कपड़े। इस कमाल की क्षमता को सीजनल कोट कलर मोल्टिंग कहा जाता है और इसी वजह से आर्कटिक फॉक्स इतने मुश्किल वातावरण में भी बतौर स्टेल्थ प्रेडेटर और सर्वाइवर में सफल होते हैं। अपने दक्षिणी रिश्तेदार रेड फॉक्स से छोटे आर्कटिक फॉक्स का आकार 46 से 68 सेंटीमीटर तक होता है और वजन 3 से 8 किलो के बीच। आर्कटिक फॉक्स टंड्रा और कोस्टल रीजन्स में अपने सर्कमपोलर रेंज के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें नदर्न मोस्ट हिस्से भी शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी। आर्कटिक टंड्रा में छिपने की जगह बहुत कम होती है, गर्मियों में भी। यहाँ सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी काम आ सकती है, अदृश्य बन जाना। स्प्रिंग और समर के महीनों में आर्कटिक फॉक्स का चेहरा, पैर और शरीर का ऊपरी हिस्सा ग्रे ब्राउन रंग का हो जाता है और पेट येलोइश व्हाइट। इससे वो टंड्रा के वातावरण के पत्थरों, मिट्टी और रेत में आसानी से घुल मिल जाते हैं। पर जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, लैंडस्केप भी बदलता जाता है। फीके ग्रे और ब्राउन रंग की जगह धीरे धीरे सर्दियों की चमकदार सफेद बर्फ ले लेती है। किस्मत से आर्कटिक फॉक्स पहले से ही एक कदम आगे हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच आर्कटिक फॉक्स अपना ऑटम मोल्ट शुरू करते हैं। सफेद फर उगने लगती है और गहरे रंग का कोट झड़ जाता है। इस नए कोट से वो बर्फीले सफेद माहौल में लगभग गायब ही हो जाते हैं। आर्कटिक फॉक्स के फर का रंग बदलने की असली वजह ठंड या बर्फ नहीं होती है, बल्कि उसकी वजह रोशनी की ज्यादा मात्रा या उसकी कमी होती है। जब दिन छोटे हो जाते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स का रिसाव होता है जिससे सफेद बाल उगने लगते हैं और धीरे धीरे समर कोट गिरने लगता है। ये कैसे काम करता है? दिन का उजाला मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन पर असर करता है और वो पिनियल ग्लैंड में बनता है, जो फॉक्स के दिमाग के अंदर गहराई में होता है। जितने ज्यादा घंटे अंधेरा, उतना ज्यादा मेलाटोनिन बनता है। जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं और सर्दियां आती हैं, बढ़ा हुआ मेलाटोनिन प्रोलैक्टिन नाम के दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और वो बालों की ग्रोथ और हेयर फॉल से जुड़ा होता है। आर्कटिक फॉक्स के अंदर एक बिल्ट इन लाइट सेंसर होता है। अंधेरा होते ही लाइट जलाने के बजाय ये सेंसर अपने हार्मोनल सिस्टम को सफेद फर बनाने का संकेत देता है और जब स्प्रिंग में उजाला बढ़ता है तो वो फर को फिर से डार्क होने का संकेत देता है। सही समय पर भेस बदलकर आर्कटिक फॉक्स जिंदगी भर चलने वाले शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। भेस बदलना आर्कटिक फॉक्स की शिकार करने की स्ट्रेटेजी होती है। फॉक्सेस ऑमनिवरस और खाने के मामले में मौका परस्त होते हैं। उनके हाथ में जो भी लगता है वो उसे खा लेते हैं, जैसे बेर, अंडे, कीड़ों से लेकर पक्षी, चूहे, छछूंदर भी। मौका मिले तो ये भालू और दूसरे शिकारों का झूठा खाना भी खा लेते हैं। पर इतने चालाक शिकारी को भी शिकार मिलने की कोई गारंटी नहीं। लेमिंग की कुछ प्रजातियां और नॉर्दर्न स्टोट्स जैसे इनके शिकार भी मौसम बदलने पर अपने रंग बदल सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण वो बर्फ के नीचे सुरंग बनाकर आर्कटिक फॉक्स से बच निकलते हैं। इसलिए इन होशियार जीवों को मात देने के लिए आर्कटिक फॉक्स ने अपनी एंटी स्टेल्थ अडेप्टेशंस बना ली हैं। सर्दियों में जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ होती है, वहां आर्कटिक फॉक्स शिकार के लिए सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे अपनी दूसरी सेंसेस पर भी भरोसा करना पड़ता है। वो सूंघकर भी अपने शिकार के करीब पहुंच सकता है, पर वहां पहुंचने के बाद वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए उसका ठिकाना पता करने के लिए उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। आर्कटिक फॉक्स की हियरिंग बहुत ही सटीक और सेंसिटिव होती है। जैसे पैराबोलिक माइक्रोफोन साउंड वेव्स पर फोकस करके हल्की आवाज को भी बड़ा कर देता है, वैसे ही आर्कटिक फॉक्स के छोटे गोल कान हवा की रुकावट को कम करते हैं, जिससे जरूरी आवाज पर ध्यान लगाना आसान होता है। अपने कान घुमाकर और शिकार के हिसाब से पोजीशन बदलकर आर्कटिक फॉक्स बर्फ के नीचे आधे से 3/4 मीटर तक गहराई में छिपे शिकार की जगह भी बहुत सटीकता से जान सकता है। शिकार वही है, ये तय हो जाने पर ही वो छलांग लगाते हैं। आर्कटिक फॉक्स की शिकार करने की खास स्ट्रेटेजी है, इसे कहते हैं माउसिंग। वो हवा में कई फीट ऊपर उछलकर सीधे सिर के बल बर्फ में गोता लगाते हैं। अपनी गोल नाक से वो बिना चोट पहुंचे सीधे बर्फ के अंदर घुस जाते हैं। पर शिकार का पीछा करते वक्त भी आर्कटिक फॉक्स को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इस माहौल में कोई भी शिकारी कभी भी शिकार बन सकता है। प्राकृतिक शिकारियों का खतरा पूरे साल रहता है, क्योंकि उनसे बड़ा लगभग हर जानवर उन्हें खाना चाहता है। गोल्डन ईगल्स, वुल्व्स, ग्रिजली बेयर्स, पोलर बेयर्स और वुल्वरीन्स का बर्फीली जगहों में उन्हें लगातार खतरा रहता है। गोल्डन ईगल्स उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है।
ये 5 किलोमीटर दूर से भी फॉक्स जितने बड़े जानवर को देख सकते हैं। अगर उन्हें फॉक्स दिख जाए तो वो उसके ऊपर मंडराते हैं, उसका ध्यान भटकने का या नीचे देखने का इंतजार करते हैं और फिर झपट्टा मारते हैं, वो भी 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उनके पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो कार के टायर को पंक्चर कर सकते हैं। तो आर्कटिक फॉक्स के बचने का सवाल ही नहीं है। मौसम के हिसाब से बदले हुए कोट की वजह से अडल्ट आर्कटिक फॉक्स खतरनाक शिकारी और मुश्किल शिकार दोनों से निपटने के लिए तैयार होते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो अभी अभी पैदा हुए हैं, वो कैसे बचते हैं? पप्स पैदा होते हैं मई के अंत में और जून की शुरुआत में। वो पैदा होते हैं अंधे, बहरे और बिना दांतों के, मतलब ये पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं। लगभग 3 महीने की उम्र तक वो खुद से कुछ नहीं कर पाते, तो गोल्डन ईगल आसानी से इनका शिकार कर सकती है। किस्मत से आर्कटिक फॉक्स की डेन सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। फीमेल फॉक्स पप्स के साथ डेन में ही रहती है जब तक वो अकेले बाहर निकलने लायक नहीं हो जाते। इससे वो कम से कम आसमान से होने वाले हमले से सुरक्षित रहते हैं। ये डेंस अक्सर सुरंगों का जटिल जाल होते हैं। कभी कभी इनका फैलाव एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता है। डेन में कई एंट्रेंसेस होते हैं, 150 तक तो दर्ज भी किए गए हैं, जिससे शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे की नजर से बचते हुए अंदर बाहर जा सकते हैं, वो भी आसानी से। फॉक्सेस साल दर साल उसी डेन में लौटते हैं। माना जाता है कि कुछ डेन सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे उनका पुश्तैनी घर हो। आर्कटिक फॉक्स की ऑफेंस और डिफेंस दोनों में छिपने वाली रणनीति से वो उत्तरी इलाकों में तो सफल हो गए हैं, पर अभी ये जानवर एक बहुत मुश्किल कसौटी से गुजर रहे हैं। जब आर्कटिक फॉक्स अपने विंटर कोट में मतलब सफेद फर में होता है तो आमतौर पर वो सफेद लैंडस्केप में घुल जाता है। मतलब जब जमीन पर बर्फ हो, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखते हैं कि आर्कटिक फॉक्स जैसी प्रजातियां ठीक से कैमोफ्लेज नहीं कर पा रही, क्योंकि अब कम बर्फ पड़ रही है। उनके लिए शिकार करना मुश्किल हो रहा है। उनका शिकार उन्हें दूर से ही देख लेता है, अगर जमीन भूरी हो और वो बिल्कुल सफेद हो तो। हालांकि बदलता क्लाइमेट इस छोटे मैमल के लिए असली खतरा है। वहीं विकास के कारण इन्हें अडेप्टेबिलिटी भी मिली है। जहां ये बदलते वातावरण से जूझ रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो ऐसी नई हैरत अंगेज स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे जिससे वो आगे बढ़ते हुए शिकार और शिकारी दोनों को नजर न आए। जब जंगल की जमीन पर पड़ी टहनियों और पत्तों की नकल करने की बात आती है तो स्टिक इंसेक्ट से बेहतर और कोई नहीं। असल में स्टिक इंसेक्ट्स क्रिप्सिस के असली चैंपियन हैं, यानी बैकग्राउंड में घुल जाने की कला के। स्टिक इंसेक्ट्स कमाल के होते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इनकी 3000 से ज्यादा प्रजातियां पहचानी जा चुकी हैं और ये कई तरह के शेप्स और साइजेस में होते हैं। उनमें से कुछ दिखने में मॉस या लाइकेन जैसे होते हैं और कुछ विकसित होकर अपने माहौल के अलग अलग पेड़ों के पत्तों जैसे दिखते हैं। आम स्टिक इंसेक्ट बिल्कुल टहनी या डाली जैसा दिखता है। वो अपने वातावरण में पूरी तरह घुल जाते हैं। उनका रंग भूरा या हरा होता है। उनका शरीर लंबा होता है और उनकी 6 पतली पतली टांगे होती हैं। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर इतने बड़े भी होते हैं कि इन्हें देखकर कोई डर जाए। स्टिक इंसेक्ट्स दिखने में अजीब और डरावने लग सकते हैं, पर वो असल में बहुत शांत होते हैं। वो शाकाहारी होते हैं, पत्ते खाते हैं। ये अकेले रहने वाले जीव फैस्मिड परिवार के सदस्य हैं। फैस्मिड शब्द ग्रीक शब्द फैस्मा से आया है, जिसका मतलब फैंटम या भूत जैसा होता है, और स्टिक इंसेक्ट्स में भी गायब होने की क्षमता होती है। स्टिक इंसेक्ट्स वाकई कमाल होते हैं। वो अपने वातावरण में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह कैमोफ्लेज हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई स्टिक इंसेक्ट्स देखे हैं, पर बस ऐसे हालात में ही जब वो अपने प्राकृतिक आवासों में ना हो, वो किसी पेड़ से गिरकर वॉकवे या डेक पर आ गए हों जहां वो साफ नजर आ जाएं। लेकिन मुझे याद नहीं मैंने उन्हें कभी पेड़ पर देखा हो, क्योंकि वो उनमें पूरी तरह ब्लेंड हो जाते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स अपना भेस बदलने की महारत पर निर्भर करते हैं, क्योंकि बहुत से जानवरों को इन्हें खाना बेहद पसंद है। उन्हें सावधान रहना पड़ता है मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड से। बहुत से जीवों को स्टिक इंसेक्ट्स खाना अच्छा लगता है। विकास के जरिए नॉक्टर्नल हर्बीवोर्स के रूप में अपनी खास जगह बनाने वाले स्टिक इंसेक्ट्स 10 करोड़ साल से ज्यादा समय से शिकारियों को धोखा दे रहे हैं। स्टिक इंसेक्ट का पहला फॉसिल रिकॉर्ड क्रिटेशियस पीरियड का यानी लगभग 12.5 करोड़ साल पहले का है। माना जाता है कि उन्होंने भी उसी दौरान भेस बदलना सीखा था जब पहले उड़ने वाले पंछी अस्तित्व में आए थे। कहा जाता है कि ये पंछी काफी समय से इन कीड़ों का शिकार करते आए हैं। स्टिक इंसेक्ट्स वाकई चलती हुई टहनियों और पत्तों जैसे दिखते हैं। भेस बदलने के इस अनोखे फीचर के कारण ही वो फैस्मेट्स आज तक जिंदा रह पाए हैं। स्टिक इंसेक्ट्स के लिए भेस बदलना सिर्फ अपने बचाव का तरीका ही नहीं, बल्कि यही उनका पूरा जीवन है। यहाँ तक कि उनके अंडे भी कैमोफ्लेज्ड होते हैं। उनके अंडे छोटे छोटे बीज जैसे दिखते हैं। मादा हर रात 2 से 15 अंडे देती है।
कुछ स्टिक इंसेक्ट माए अंडों को पत्तों के नीचे छुपा देती हैं और कुछ उन्हें जमीन पर बिखेर देती हैं। ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है क्योंकि इससे कम से कम कुछ बच्चे बच सकते हैं। अगर कोई पंछी या कीड़ा कुछ अंडे ढूंढ भी ले तो भी सारे उनके हाथ नहीं आएंगे। उनके अंडों पर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की सख्त परत होती है और यही वो चीज है जिससे किडनी स्टोन्स भी बनते हैं। ये कोटिंग अंडों को पेट के एसिड में भी बचाए रखती है, इसलिए ये पंछी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सफर कर सकते हैं। इस तरह अंडे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकते हैं। जब ये फूटते हैं तो स्टिक इंसेक्ट के बच्चे, जिन्हें निम्फ्स कहते हैं, ये शुरू से ही स्टेल्दी होते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स के ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप का ही छोटा वर्जन होते हैं। वो पैदा होते ही कैमोफ्लेज हो सकते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स भेस बदलने के लिए सिर्फ शेप पर निर्भर नहीं करते, इनमें अपने आसपास की चीजों को चबाकर उनके रंग के साथ खुद को मैच करने की बेमिसाल खूबी भी होती है। ये पेड़ पौधों और झाड़ियों के पत्ते खाते हैं और पत्तों के साथ वो कैरोटीनॉइड नाम का पिगमेंट भी खाते हैं। जब ये कैरोटीनॉइड्स खाते हैं तो उनका रंग भी पूरी तरह से पत्तों जैसा हो जाता है। अगर पत्ता हरा है तो वो हरे हो जाते हैं। मान लीजिए ये वैसा है जैसे अगर आप बहुत ज्यादा गाजर खाते हैं तो आपकी स्किन गाजर की तरह ऑरेंज हो जाती है, क्योंकि गाजर ऑरेंज है। तो ये सोच समझकर खाने वाले कीड़े कैरोटीनॉइड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? गर्मियों में स्टिक इंसेक्ट्स बीटा कैरोटीन नाम का कैरोटीनॉइड जमा करते हैं, जिससे उन्हें हरा रंग मिलता है। पतझड़ में कुछ स्टिक इंसेक्ट्स बीटा कैरोटीन को लाल पिगमेंट में बदल देते हैं, जिससे वो पतझड़ के पेड़ पौधों के रंग में घुल मिल जाते हैं। हालांकि समस्या ये है कि पत्ते और टहनियां चलती नहीं हैं और स्टिक इंसेक्ट्स अगर हिले भी तो पकड़ में आ सकते हैं। इससे निपटने के लिए एवोल्यूशन ने इन्हें एक अनोखी सुपर पावर दी है। स्टिक इंसेक्ट्स लंबे समय तक फ्रीज होकर बिल्कुल स्थिर रह सकते हैं। इसे कैटालेप्सी कहते हैं। इससे शिकारी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो मूवमेंट देखकर शिकार करते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स अपनी इमोबिलिटी को एक कदम और आगे भी ले जा सकते हैं। जब कोई शिकारी नजर आता है तो कुछ स्टिक इंसेक्ट्स डाली से गिरकर मरने का नाटक करते हैं। इस बर्ताव को थैनेटोसिस कहते हैं। ये डिफेंस स्ट्रैटेजी असरदार है क्योंकि कई जानवर मरे हुए शिकार को खाना पसंद नहीं करते। पर पत्ते या जमीन पर बहुत देर तक स्थिर रहने में भी जोखिम हो सकता है, खासकर जब इनके आसपास की दुनिया हिल रही हो। जब आप स्टिक इंसेक्ट को देखते हैं और वो चल रहे हों, तो आप देखेंगे कि वो पारंपरिक तरीके से नहीं चलते। वो हल्का हल्का झूलते हैं, जैसे पेड़ की टहनी हवा में आगे पीछे हिल रही हो। अगर ज्यादातर जानवरों की चाल देखें, खासकर बहुत सारे पैरों वाले जानवरों की, तो उनके पैरों की मूवमेंट में एक खास पैटर्न होता है। स्टिक इंसेक्ट्स उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। वो अपने हर पांव को अलग अलग हिला सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्टिक इंसेक्ट का हर पांव अपनी खुद की अलग सोच रख कर चल रहा हो। साइंटिस्ट्स ने स्टिक इंसेक्ट के चलने के तरीके से इंस्पायर होकर हेक्सापॉड्स नाम के 6 पांव वाले रोबोट्स बनाए हैं। अगर रोबोटिक लिम्ड व्हीकल्स की बात करें तो उन्हें चलाना बहुत मुश्किल होता है और एक से ज्यादा पैरों को आपस में सिंक्रोनाइज करना तकनीकी रूप से काफी मुश्किल भी है। इसलिए रोबोट्स बनाते समय हम उसे स्टिक इंसेक्ट जैसी चाल देते हैं, मतलब उसके पैर एक एक करके हिलाते हैं। इस तरह रोबोट स्थिर रहता है और उसके गिरने का डर नहीं रहता। शेप, कलर और मूवमेंट के कारण स्टिक इंसेक्ट्स क्रिप्सिस के उस्ताद कहलाते हैं। पर अगर कोई शिकारी फिर भी इन्हें पहचान ले तो कुछ प्रजातियों के पास अभी भी कुछ अनोखी खासियतें हैं। ऑस्ट्रेलियन वॉकिंग स्टिक का डिफेंस का तरीका भी कमाल है। अगर उन्हें किसी शिकारी से खतरा लगे तो वो अपनी पूंछ को बिच्छू की तरह मोड़ सकते हैं और उनकी कई प्रजातियों के पास पंख भी होते हैं। ये उड़ने में कमजोर होते हैं, पर उनके पंखों का रंग अक्सर चमकीला होता है और शिकारियों से बचने में काम आता है। अगर कोई शिकारी उन्हें देख ले तो वो उन्हें चमकीले रंग दिखाकर उन्हें चौंका देते हैं, जिससे उन्हें भागने के लिए वक्त मिल जाता है और इसे कहा जाता है स्टार्टल डिस्प्ले। और अगर फिर भी शिकारी उसे मारने पर उतारू हो तो कुछ स्टिक इंसेक्ट्स केमिकल डिफेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कुछ प्रजातियां खतरे की भनक लगने पर केमिकल्स का छिड़काव कर सकती हैं। उदाहरण के लिए डेविल राइडर जैसे स्टिक इंसेक्ट के थॉरिक्स के आगे ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे वो ऐसे केमिकल्स फेंक सकता है जो शिकारियों के लिए हानिकारक हो, जैसे उन्हें कुदरत से बिल्ट इन पेपर स्प्रे मिला हो। हमलावर को भगा देने के बाद स्टिक इंसेक्ट्स फिर अपने पसंदीदा काम पर लौट आते हैं, पत्ते चबाना और अपने घर समान घने पेड़ पौधों में चुपचाप घुल जाना। जैसे स्टिक इंसेक्ट्स टहनियों और पत्तों में गायब हो जाते हैं, वैसे ही समंदर की गहराई में भी एक जीव बसता है जो भेस बदलने की इस कला को एक अलग लेवल पर ले जाता है। ये देखने में भले सीवीड का टुकड़ा लगते हैं, पर ये लीफी सी ड्रैगन नाम का एक जानवर है और ये पृथ्वी की सबसे चालबाज और सबसे अजीब दिखने वाली मछली है।
लीफी सी ड्रैगन्स बहुत ही लाजवाब होते हैं। वो असल में एक मछली है। वो हड्डी वाली फिश के ग्रुप ऑस्टिएक्थीज में आते हैं, जबकि कॉन्ड्रैक्थीज में कार्टिलेजिनियस फिश आती हैं, जैसे शार्क्स, रेज और रैटफिश। पर लीफी सी ड्रैगन्स ट्राउट की तरह हैं, पर उनकी कैमोफ्लेज करने की क्षमता इतनी कमाल की होती है कि वो ऐसे दिखाई देते हैं। लीफी सी ड्रैगन्स मरीन मिमिक्री में उस्ताद हैं। वो इवॉल्व होकर सी ग्रास के तैरते हुए टुकड़ों जैसे दिखते हैं। सी हॉर्सेस और पाइप फिश का रिश्तेदार लीफी सी ड्रैगन दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के किनारों के शांत पानी में। लीफी सी ड्रैगन्स चट्टानों की रीफ्स, सीवीड बेड्स और सी ग्रास के मैदानों में रहते हैं। ये 3 मीटर से 50 मीटर की गहराई में दिखते हैं। ये ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से वो 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाते। सी हॉर्सेस की तरह अंडों को मेल सी ड्रैगन संभालते हैं। वो अंडों को पूंछ के नीचे स्किन के स्पंज जैसे हिस्सों में रखते हैं, जिसे ब्रूड पैच कहा जाता है। अंडों के फूटने के बाद सी ड्रैगन्स के बच्चों को खतरनाक समंदर के हर पत्थर और कोरल के पीछे छिपे शिकारियों से बचकर रहना पड़ता है। हालांकि लीफी सी ड्रैगन्स के शरीर पर भाले जैसे स्पाइन्स और बोनी आर्मर प्लेट्स हैं, पर इनके पास अपने बचाव के लिए नुकीले दांत या रफ्तार नहीं होती। इसलिए ये लगभग पूरी तरह भेस बदलने पर ही निर्भर करते हैं। इस जानवर का लगभग हर पहलू, इसके रूप से लेकर इसकी चाल ढाल, इसका खाना, सब शिकारियों और शिकार के छिपने के हिसाब से ही इवॉल्व हुआ है। इनका भेस बदलने का तरीका इतना कमाल है कि अब तक लीफी सी ड्रैगन्स लगभग हर शिकारी को मात दे चुके हैं। लीफी सी ड्रैगन समंदर में कुछ खूंखार शिकारियों के आसपास रहते हैं, जैसे कि शार्क्स, हार्लेक्विन फिश और ग्रुपर्स। पर जहाँ तक मरीन बायोलॉजिस्ट्स का अंदाजा है, इनमें से कोई भी लीफी सी ड्रैगन को नहीं खाता। उन्हें केल्प जैसे दिखने का काफी फायदा मिलता है। भले ही आज के जमाने में कोई उनका शिकार नहीं करता हो, पर पास्ट में जरूर उन पर शिकार हो जाने का बहुत खतरा होता होगा, जिसकी वजह से उनके फिजिकल फीचर्स इतने अलग हो गए हैं। तो लीफी सी ड्रैगन्स इतने सफल स्टेल्थ एक्सपर्ट कैसे बन गए? सी ड्रैगन्स टिलियोस नाम के एक ग्रुप में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की मिनोज से लेकर मार्लिन्स तक की लगभग 96% मछलियां शामिल हैं। पर इनका बॉडी शेप विकसित होकर बाकी आम मछलियों के शेप से बिल्कुल अलग हो गया है। इनका शरीर लंबा और पतला होता है और इनकी स्पाइन सीवीड की डंडी जैसी होती है। जॉ के बजाय उनके पास लंबी नाक होती है। इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि ये कोई जानवर नहीं, पौधा है। स्केल्स के बजाय सी ड्रैगन्स हड्डियों से बने सख्त प्लेट से ढके होते हैं, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये मछली से ज्यादा पौधों जैसे दिखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनके पत्ते जैसे उपांग हैं, जो केल्प के पत्तों जैसे दिखते हैं। ये फिन्स नहीं हैं, बल्कि हड्डियों से बने मॉडिफाइड प्रोजेक्शंस हैं। इनके सिरों पर कोलेजन और कनेक्टिव फाइबर से भरे लोब्स होते हैं, जो इन्हें असली सीवीड जितना ही लचीला दिखाते हैं। इनका रंग भी इनकी सराउंडिंग से पूरी तरह मेल खाता है और कमीलियंस और स्टिक इंसेक्ट्स की तरह ये भी अपने क्रोमैटोफोर सेल्स के पिगमेंट को बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इनके लिए बैकग्राउंड की नकल करना बहुत आसान है, पर समंदर में ये बिना किसी का ध्यान खींचे आगे कैसे बढ़ते हैं? सी ड्रैगन्स तैरने के लिए पेक्टोरल फिन्स और डोर्सल फिन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने ट्रांसपेरेंट फिन्स को लहराते हैं और आगे बढ़ते हैं। पानी में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए वो एयर ब्लैडर का इस्तेमाल करते हैं। सी ड्रैगन्स के पेक्टोरल फिन्स 1 सेकंड में 25 से 30 बार लहराते हैं और उन्हें पानी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। छोटे फिन्स की वजह से लीफी सी ड्रैगन्स बहुत धीरे चलते हैं, पर इसकी वजह से इनकी मूवमेंट बहुत सटीक होती है। सी ड्रैगन्स बहुत दिलचस्प होते हैं। जहां आम मछलियां जेपलिन्स की तरह आगे बढ़ने के लिए पूंछ और दिशा बदलने के लिए पेक्टोरल फिन्स यूज करती हैं, वहीं सी ड्रैगन्स हेलीकॉप्टर्स जैसे होते हैं। वो पानी में आगे बढ़ने के लिए पेक्टोरल फिन्स इस्तेमाल करते हैं। लीफी सी ड्रैगन और वीडी सी ड्रैगन दोनों का पानी में घूमने फिरने का एक जैसा ये स्टाइल इतना असरदार है कि इससे इंस्पायर होकर हमने एक्वेटिक रोबोट्स के नए डिजाइन्स बनाए हैं। साइंटिस्ट्स अब बायोमिमेटिक रोबोट्स बना रहे हैं, जो लीफी सी ड्रैगन जैसे जीवों की नकल करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोपेलर पर आधारित मरीन रोबोट्स सीवीड में उलझ जाते हैं और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीमी रफ्तार पर ये ज्यादा फुर्तीले या कुशल नहीं होते। बायोमिमेटिक रोबोट्स जो लीफी सी ड्रैगन की तरह लहराते हुए चल सकते हैं, वो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और धीमी रफ्तार में ज्यादा सटीक होते हैं। इसके कारण वो अंडर वाटर रिसर्च, माइनिंग, रेस्क्यू और एक्सप्लोरेशन में काम आ सकते हैं। पर इनके ऐसे शांत रूप से धोखा मत खाना। केल्प बेड्स के बीच भेस बदल कर छिपे ये नाजुक दिखने वाले जीव असल में घातक और खूंखार शिकारी हैं। सी ड्रैगन्स खाते हैं लार्वल फिशेस और एम्फीपॉड्स, जो सी लाइस कहलाने वाले छोटे श्रिम्प जैसे क्रस्टेशियंस हैं। वो छिपकर शिकार के उनके पास से गुजरने का इंतजार करते हैं।
कमीलियन की तरह उनके पास भी अलग अलग दिशाओं में देख पाने वाली आंखें होती हैं, जिससे ये हर दिशा में अपने शिकार को देख सकते हैं। सी ड्रैगन्स की सभी प्रजातियां एक ही तरह से शिकार करती हैं। वो धीरे धीरे पास जाती हैं और फिर अपने ट्यूब जैसे मुंह से वार करती हैं। सी ड्रैगन कैमोफ्लेज करने के इतने आदी होते हैं, इसलिए उनके पास दूसरी मछलियों की तरह मूविंग जॉ नहीं होती। उनके पास लंबी नाक होती है जो स्ट्रॉ जैसी दिखती है और उसी से वो शिकार को अंदर खींच लेते हैं। सी ड्रैगन्स एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है और वो जिस जेनेटिक ब्लूप्रिंट से बने हैं उससे उनकी भेस बदलने की अनोखी खासियत का अंदाजा मिल जाता है। लीफी सी ड्रैगन को एवोल्यूशन की चरम सीमा माना जाता है। इनका जीनोम बहुत ही असाधारण और दिलचस्प है। इनमें विकास के कुछ बेसिक जीन्स नहीं हैं, जिनसे दांत और चेहरे जैसे अंग बनते हैं। इसीलिए सी ड्रैगन की जॉ फ्यूज्ड होती है और रिब्स नहीं होते, पर इनके अंदर भरमार होती है ट्रांसलूसेंस या जंपिंग जीन्स की। ये जीन्स जीनोम में यहाँ वहाँ घूमते हैं। इनसे जेनेटिक बीमारियां और म्यूटेशंस पैदा होते हैं और ये तेज जेनेटिक बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। लीफी सी ड्रैगन्स के अनोखे जीनोम से समझ आता है कि उन्होंने इतने कम समय में इतने अलग लक्षण कैसे विकसित कर लिए। माना जाता है कि ये लगभग 5 करोड़ साल पहले बिल्कुल आम दिखने वाली मछलियों से अलग हुए। एवोल्यूशन के हिसाब से ये बहुत कम समय होता है, खासकर इतने अजीब और अनोखे जीव के लिए। क्या पृथ्वी के बाकी समंदरों में ऐसे और भी रहस्यमय